एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एनएफएसयू एनएफएटी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए और एमएससी टॉक्सिकोलॉजी के लिए। तो ये तीनों ही डोमेन्स के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, इनका सिलेबस भी सेम है। सो इसके सिलेबस में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं? 25 क्वेश्चन ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो हम आज की क्लास में फोरेंसिक साइंस के वो टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए थे और इस ईयर किस एरिया से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फोरेंसिक साइंस क्वेश्चंस, जो इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको मिलेगी। लास्ट ईयर एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उनका लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन है, दैट इज 1 जुलाई 2023। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपने वहां से इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास के बाद आपको ये जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो अगर आप लास्ट मोमेंट को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना लास्ट मोमेंट के लिए, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी टॉक्सिकोलॉजी की क्लासेस अवेलेबल है और बहुत ही कम दिन बचे हुए, इसी वजह से आपको बहुत हैवी डिस्काउंट भी मिल रहा है हमारे कोर्स में। तो कोर्स कूपन आपको यूज़ करना है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सको और बहुत ही कम फीस में आप एनरोल कर सको हमारा कोर्स, जो कि एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विथ फोरेंसिक साइंस क्वेश्चंस। तो हम नीचे चलते हैं इस लिस्ट में फोरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस देखने के लिए। मैंने ऑलरेडी आंसर्स ना हाईलाइट करके रखे हुए हैं, आप सभी को आंसर्स एक ही बार में दिख जाएंगे। हम यहाँ पे कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, इस वजह से मैंने हाईलाइट कर दिया। आपको ये समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं और उनका आंसर वो क्यों आ रहा है, हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 77 से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में फोरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जर्नल ऑफ फोरेंसिक साइंस इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस? जर्नल ऑफ फोरेंसिक साइंस, तो फोरेंसिक साइंस के जर्नल कौन से एसोसिएशन में पब्लिश होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन अकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस। ठीक है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस में फोरेंसिक साइंस के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के जो जर्नल्स हैं वो पब्लिश करे जाते हैं, इस वजह से ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्राइम मैपिंग? इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे अब एग्जाम में कि विच इज नॉट अ टाइप, विच इज नॉट ऑफ द फॉलोइंग, लाइक नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें एक छोटा सा नॉट लगा होगा और आप क्वेश्चन पढ़ने की एक्साइटमेंट में उसको मिस कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इनकरेक्ट है, जो कि है ऑप्शन 4 रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल टाइप ऑफ क्राइम सीन मैपिंग कभी नहीं होती है। क्राइम सीन मैपिंग के जो और डिफरेंट टाइप्स हैं वो है बेस लाइन क्राइम सीन मैपिंग, ट्राइंगुलर क्राइम सीन मैपिंग एंड पोलर कोऑर्डिनेट क्राइम सीन मैपिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्राइम सीन प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। इसका क्राइम सीन प्रोसेसिंग, मैंने आपको ऑलरेडी मेरी वीडियोस में बताया है कि क्राइम सीन मैनेजमेंट, क्राइम सीन प्रोसेसिंग, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ये सारा का सारा टॉपिक स्टार्टिंग टू द एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस ईयर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो बेस लाइन में हम एक बेस क्रिएट करते हैं, एक बेस इमेजिनरी लाइन क्रिएट करते हैं, वहाँ से क्राइम सीन को मैप करना शुरू करते हैं, मेजर करना शुरू करते हैं। इसके अलावा ट्राइंगुलर, जो ने अगर यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक साइंस पढ़ी है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो बीएससी फोरेंसिक साइंस करके अब एमएससी फोरेंसिक साइंस के एंट्रेंस दे रहे हैं, उन्हें ये पता होगा कि आपने जब बीएससी में क्राइम सीन मैपिंग करी थी तो आप ट्राइंगुलर टाइप ऑफ क्राइम सीन मैपिंग करते हो। आप कोई 2 पॉइंट असाइन करते हो और उस पॉइंट से ही क्राइम सीन को मैप करते हो, विच क्रिएट्स अ ट्राइंगल। इसी वजह से हम इसे ट्राइंगुलर क्राइम सीन मैपिंग भी बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में हम डिफरेंट पोल्स असाइन करते हैं क्राइम सीन पे एंड देन उसके बेसिस पे हम क्राइम सीन की मैपिंग करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, क्राइम सीन मैपिंग के टाइम है, बट रोम्बोहेड्रल किसी भी तरीके के क्राइम सीन मैपिंग का हिस्सा
नहीं है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये टाइप नहीं है। Let's move to the next question. Question number 79. The linkage theory is associated with which of the following? जो linkage theory है, it is nothing but principle of exchange. Principle of exchange को आप लोकार्ड exchange principle बोल सकते हो, क्योंकि एडमंड लोकार्ड ने इसे इन्वेंट करा था। एडमंड लोकार्ड ने हमें ये प्रिंसिपल दिया था। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज का कहता है जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट, दो एंटिटीज, ह्यूमन या ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, और इस म्यूचुअल एक्सचेंज को ट्रैक करके हम दोनों का प्रेजेंस या एक दूसरे में जो इन्वॉल्वमेंट है वो पता लगा सकते हैं। इसको लिंकेज थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये किसी एक पर्सन को क्राइम सीन से लिंक करती है, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी पर्सन से लिंक करती है जो क्राइम सीन का हो सकता है। इस वजह से इट क्रिएट्स अ लिंक, इस वजह से ही इसे लिंकेज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि हम फोरेंसिक साइंस में प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। जब तक चीज़ें प्रूव नहीं हो जाती, जब तक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ जाते, हम प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं। इस वजह से लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन क्या है, इसका एक बहुत फेमस फ्रेज है, लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। मतलब जो चीज़ें एक जैसी है उनको ही आप कंपेयर करोगे। मतलब फिंगरप्रिंट को फिंगरप्रिंट से कंपेयर करोगे, फुटप्रिंट को फुटप्रिंट से कंपेयर करोगे, सॉइल सैंपल्स को सॉइल सैंपल से कंपेयर करोगे, क्योंकि कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में, या क्राइम सीन को जब कभी भी आप प्रोसेस करते हो या फिर जब एनालाइज करने की कोशिश करते हो तो आपके पास एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है। कई बार हम नेगेटिव कंट्रोल भी कलेक्ट करते हैं कंपैरिजन के लिए ही। तो कंपैरिजन इज अगेन अ बिग थिंग इन फोरेंसिक साइंस, इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस इज आपको जब आपके पास बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, बहुत अच्छे साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं और अच्छे से आपके लैब सेट हैं, बट अगर प्रिपरेशन नहीं हुई सही से, मतलब कलेक्शन प्रिजर्वेशन सही से नहीं हुआ, तो आपके सारे बेस्ट इंडिविजुअल्स और बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं। इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, और हमें अच्छे से कलेक्ट प्रिजर्व करना चाहिए एविडेंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट इन स्नो कैन बी डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन ना सारे एग्जामिनेशंस में इतनी बार पूछा जा चुका है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फेवरेट क्वेश्चंस है, ये कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर्स के, तो उनमें से एक है ये कि जब आपको फुटप्रिंट मिलते हैं स्नो में तो आप क्या करते हो? कास्ट करोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से? नहीं। डेंटल स्टोन नहीं, वैक्स नहीं, आप सल्फर से कास्टिंग करते हो। जब कभी भी हमें 3D प्रिंट्स मिलते हैं, कास्टिंग सिर्फ और सिर्फ 3D प्रिंट्स पे हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2D प्रिंट्स में आप कास्टिंग नहीं कर सकते जब तक आपको 3D प्रिंट्स नहीं मिलते, चाहे वो कोई भी प्रिंट हो। जब तक आपके पास 3D प्रिंट नहीं है आप कास्टिंग नहीं कर सकते। फुटप्रिंट अगर स्नो में आपको मिले हुए हैं एंड वो 3D नेचर के हैं, तो आप स्नो में फुटप्रिंट कास्ट करते हो सल्फर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD प्रोग्राम एनहांसेस द एबिलिटी टू। सो CAD प्रोग्राम क्या करता है? इट क्रिएट फिनिश क्राइम सीन स्केचिंग। ये एक तरीके का डिजिटल फॉर्मेट है क्राइम सीन स्केचिंग का, और ये क्या करता है? एबिलिटी इंक्रीज करता है कि अच्छे से स्केचेस क्रिएट कर सके। Next question, the method of recovery or collection of fibers from crime scene includes collection of using magnetic brush, surface debris stepping, scraping, vacuuming. तो कौन सा स्टेप आप पहले यूज करोगे इन केस ऑफ फाइबर कलेक्शन? सो फाइबर कलेक्शन के लिए सबसे पहले आप सरफेस पे जो भी चीज़ें हैं वो कलेक्ट करोगे, ऑप्शन बी कम्स फर्स्ट, एंड देन स्क्रेपिंग आप करोगे, ऑप्शन सी कम्स सेकंड, एंड आप डी करोगे वैक्यूमिंग। क्योंकि मैग्नेटिक ब्रश आप यूज़ नहीं करते हो फाइबर्स को कलेक्ट करने के लिए, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मैग्नेटिक ब्रश हम कब यूज़ करते हैं? जब कभी भी मैग्नेटिक ब्रश के थ्रू आप फिंगरप्रिंट डेवलप कर सकते हो, फिंगरप्रिंट आप डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आप 2D शू प्रिंट, 2D प्रिंट्स, तो वो शू प्रिंट हो सकते हैं एंड फुट प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर फाइबर्स दबे हुए हैं या फिर उठे हुए अपने सरफेस से, इस चीज़ को आप मैग्नेटिक ब्रश के थ्रू क्या कर सकते हो? आउटलाइन कर सकते हो, और ये दो चीज़ें हो सकती है मैग्नेटिक ब्रश से। बट अगर फाइबर कलेक्ट करना है तो मैग्नेटिक ब्रश का कोई यूज़ नहीं है। Next question, question number 83. At crime scene, a blood-stained handprint is observed by the crime scene investigator. The type of evidence it will be called. अगर bloody footprint, bloody fingerprint मिला है या handprint मिला है,
तो आप उसे क्या कहते हो? आप उसे कहते हो पेटेंट प्रिंट। पेटेंट प्रिंट। लेटेंट प्रिंट्स कौन से होते हैं? जो इनविजिबल होते हैं। प्लास्टिक प्रिंट्स क्या होते हैं? जो कि 3D होते हैं, जैसे कि वैक्स में, सोप में, एक्सेट्रा। ठीक है। Okay, let's move to the next question. Question number 84, expert witness. ये भी one of the favorite questions for all the like entrance examinations MSc के लिए। तो question जो है expert witness, आंख बंद करके section 45 याद कर लो। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे हम आईईई कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है, यूएस का मतलब होता है अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये डिफाइन करता है लीगली एक्सपर्ट विटनेस को। ठीक है। नेक्स्ट, द पैरा डाइमेथाइल अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद ब्लैंक इफ प्रेजेंट प्रोड्यूस पिंक कलर प्रोडक्ट। तो अगर क्रिएटिनिन प्रेजेंट है तो जो पैरा डाइमेथाइल अमाइनो एसिड है, इट क्रिएट्स अ पिंक कलर। और क्रिएटिनिन किस में प्रेजेंट होता है? ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। Let's move to the next question, which is question number 86. The ideal method for collecting and packing of physical evidence for its transportation to a forensic laboratory mainly depends on, तो डिपेंड करता है उसके नेचर पे कि आपके जो एविडेंसेस का नेचर है वो कैसा है। क्या वो एविडेंस बायोलॉजिकल नेचर का है? क्या वो फिजिकल एविडेंस है? क्या वो फुटप्रिंट है? क्या वो फिंगरप्रिंट है? क्या बुलेट्स हैं या फिर फायर आर्म है, गन्स है? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एविडेंस पे कि आप किस तरीके से कलेक्ट करोगे और किस तरीके से उसे पैक करोगे। ओके बाकी और नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेटर पर्सन कौन है, इन्वेस्टिगेटर कौन है, फर्क नहीं पड़ता। सीन ऑफ क्राइम का नेचर क्या है, फर्क नहीं पड़ता। एविडेंसेस का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, एक्सह्यूमेशन मीन्स। एक्सह्यूमेशन क्या होता है? जब कभी भी किसी भी बॉडी को दफना दिया जाता है। ठीक है। एक्सह्यूमेशन सिर्फ और सिर्फ दफनाई हुई बॉडीज पे परफॉर्म किया जा सकता है, क्रिमेटेड बॉडीज पे नहीं, क्योंकि इंडियन कल्चर पे बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि लास्ट रिचुअल्स जब करते हैं तो बॉडी को जला देते हैं। बोन या रिमेनिंग ह्यूमन थिंग नहीं मिलता है ना, तो उसमें एक्सह्यूमेशन नहीं हो सकती है। लेकिन कई सारी कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो बॉडी को दफना देती हैं। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है या कुछ ऐसी चीज़ आ गई या फिर सेकेंड ऑटोप्सी होनी है या कोई केस में कोई ऐसा ट्विस्ट आ गया कि वापस से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, वापस से ऑटोप्सी होगी, तो वापस से उसको डिग करके निकाला जाता है, उस डेड बॉडी को डिग करके निकाला जाता है और इसे कहते हैं एक्सह्यूमेशन। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के नोटिस पे हो सकता है और ये किसके प्रेजेंस में होता है? मजिस्ट्रेट। बिना मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस के आप बॉडी वापस से खोद के नहीं निकाल सकते। पुलिस के प्रेजेंस की ज़रूरत यहाँ पे होती है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर सिर्फ पुलिस या मजिस्ट्रेट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट का हिस्सा भी होता है। एक्सह्यूमेशन मीन्स डिगिंग आउट ऑफ अ बरीड बॉडी। ठीक है। Next question, question number 88. The length is greatest dimension in which of the following wounds? इसका करेक्ट आंसर है इंसाइज्ड वुंड्स। इंसाइज्ड वुंड्स कैसे होते हैं? इंसाइज्ड वुंड वो होते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये डेप्थ और लेंथ में बहुत ज़्यादा होते हैं। टेलिंग ऑफ वुंड्स, टेलिंग ऑफ वुंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंसाइज वुंड का ही। ठीक है। इससे डायरेक्शन भी आप पता लगा सकते हो कि किधर से अटैक हुआ है, किस तरीके से बना है, और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स ब्रेथ। ठीक है। परफोरेशन का मतलब होता है कट फट जाना। चॉप का मतलब होता है कंप्लीटली चॉपिंग। इन कुछ इंपॉर्टेंट इंजरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, करंस रूल इज यूज्ड। तो करंस रूल कब यूज करा जाता है? लीगल इंसेनिटी को क्या करने के लिए? प्रूव करने के लिए। तो इंसेनिटी प्रूव के लिए करंस रूल फॉलो करा जाता है। अब इंसेनिटी कई लोग क्या करते हैं, सजा से बचने के लिए ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, वो इंसेन है। तो इस चीज को पता करने के लिए, प्रूव करने के लिए करंस रूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, फॉर हार्डनिंग द प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट ऑफ फुटप्रिंट फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड। आप जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की कास्टिंग करते हो, ये भी 3D प्रिंट्स के लिए अवेलेबल है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको पीओपी से नहीं मिलते। पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ
पैरिस। बट अभी भी अगर आपने बीएससी फोरेंसिक साइंस से करी है तो अपने प्रैक्टिकल्स में आपने पीओपी यूज़ करी होगी। एंड पीओपी जब आप यूज़ करते हो तो आप उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हो ताकि जो आपका पीओपी है वो जल्दी से हार्ड हो जाए और आपके जो 3D फुटप्रिंट है या जो 3D प्रिंट्स है उनकी डिटेल्स पिकअप कर ले। बहुत ही ज़्यादा मैसअप ये प्रोसीजर होता है। एंड अब रियल लाइफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में पीओपी की कास्टिंग यूज़ नहीं करते क्योंकि पीओपी से आपका जो स्मॉल डिटेल्स होती हैं वो पिकअप नहीं होती है पीओपी कास्टिंग से। और एक तो पीओपी को सूखने में भी टाइम लगता है, इवन आप सोडियम कार्बोनेट मिक्स कर रहे हो फिर भी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्लास कैरेक्टरिस्टिक तो डेवलप कर सकते हो पीओपी से, लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक पिक नहीं कर सकते। इस वजह से अब इन रियल लाइफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पीओपी की कास्टिंग यूज़ नहीं करी जाती है। डेंटल स्टोन यूज़ करे जाते हैं। डिफरेंट अदर मेथड्स के थ्रू हम 3D प्रिंट्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट ये एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड है जिसे हम पढ़ते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन ऑफ कोर्स बन सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस को हार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो जो सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से डेमोन्स्ट्रेट करी जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें क्या होता है, एक आपके पास क्या होती है, प्लेट होती है, अगर उस जेल प्लेट या जिस भी बेस को हम यूज़ करते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती है और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं बोलना चाहिए, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, जैसे कि ब्लड में डीएनए हम यूज़ करते हैं, डीएनए प्रोटीन, बेसिकली डीएनए प्रोटीन, आरएनए, सीरम प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रन करते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी वेल्स होती हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की साइड पे ये मूव करते हैं अपने एफिनिटी के टूवर्ड्स और किसी एक प्लेस पे जाके ये रुक जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी। और उसके थ्रू आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो बहुत सारी चीज़ें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट लाइक स्टेप, और ये बहुत सारी चीज़ें रिवील भी करती है। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी सीरम प्रोटीन की बात हो, बायोलॉजिकल सैंपल्स में प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, इन सारी चीज़ों की बात हो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड ही यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये सेपरेशन टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन टेक्निक। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन भी सेपरेशन टेक्निक है, बट सीरम प्रोटीन आप सेपरेट नहीं करते हो। आप आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को सेपरेट कर सकते हो, ब्लड से डिफरेंट प्रोटीन को सेग्रीगेट कर सकते हो। डीएनए में आप डीएनए जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो ऑफकोर्स रेड ब्लड सेल से एक्सट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, आप वाइट ब्लड सेल से एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हो एंड उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हो। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज नॉट द करेक्ट आंसर हियर। एचपीएलसी जीसीएमएस का कोई रोल नहीं है जब कभी भी हम प्रोटीन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स की बात करते हैं। Next question, question number 92. Blank is used in the place of luminol test to detect blood stains. Blood stains के लिए जो next important डिटेक्टिव मेथड है वो ब्लू स्टार केमिकल यूज करते हैं। ब्लू स्टार केमिकल से भी आप ब्लड स्टेन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 326 ए आईपीसी डील्स विद। तो सेक्शन 326 ए आईपीसी किससे डील करता है, एसिड अटैक्स। जब कभी भी हम एसिड अटैक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और कॉमन है इंडिया में, किसी से बदला लेना है या लेट्स से ये बहुत ज़्यादा होता है फीमेल इंडिविजुअल्स के साथ, किसी ने शादी करने से मना कर दिया, किसी ने बात करने से मना कर दिया, तो उस रिवेंज के चक्कर में बहुत सारे ऐसे वन साइडेड लवर्स या फिर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एसिड यूज़ करते हैं। तो ये किसके अंदर इंक्लूडेड है, ये 326 ए आईपीसी के अंदर, जो कि ग्रीवियस हर्ट का एक अमेंडमेंट है। पहले एसिड अटैक्स का कोई प्लेस नहीं था, पर जैसे जैसे एसिड अटैक्स के केसेस बढ़ने लगे, अमेंडमेंट होके सेक्शन 326 ए आईपीसी के अंदर वॉल्यूंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट तो कॉज हो रहा है, वॉल्यूंटरीली हो रहा है, बट क्या यूज करके हो रहा है, एसिड यूज करके हो रहा है। तो आपको 326 ए के अंदर एक वर्ड याद रखना है, दैट इज एसिड अटैक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, सेक्शन 354 IPC डील्स विथ, तो ये किससे डील करता है? असल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विथ इंटेंट टू डिसरोब और कंपेलिंग हर टू बी नेकेड। सो ये बेसिकली सेक्शन 354B एक वुमेन सेंटर्ड क्राइम है जिसमें कोई भी क्रिमिनली फोर्स या असॉल्ट यूज करता है टुवर्ड्स अ वुमन टू डिसरोब और टू फोर्स हर टू रिमूव हर क्लोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, डायरेक्टर एंड अदर असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस लैब आर समन्ड बाय द कोर्ट, he or she may deputed any officer conversant with the case. This provision is made under section 297 CRPC। सेक्शन 297 CRPC के अंदर कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो फोरेंसिक ऑफिसर है, उसे कोर्ट में बुलाया गया है या फिर समन उसे किया गया है, तो वो अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो उसी केस में काम करने वाले दूसरे ऑफिसर को वो अपनी जगह पे असाइन कर देता है। तो ये जो प्रोविजन है वो किसके अंदर बताया गया है? सेक्शन 297 ऑफ CRPC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन बाय क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर एट अ क्राइम सीन? सो सबसे पहले प्राइमरी एग्जामिनेशन करता है वो क्राइम सीन का, ठीक है, एंड बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट अदर स्टेप्स में आएंगे, बट सबसे पहले प्राइमरी एग्जामिनेशन करेगा वो इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज अ साइंटिफिक मेथड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले नाम आता है अल्फोंसे बर्टोलोन का। इनका जो काम था वो एंथ्रोपोमेट्री या फिर बॉडी मेजरमेंट के थ्रू आइडेंटिफिकेशन में था कि उन्होंने बोला था कि हम बॉडी मेजर करके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स या पोर्ट्रेट पार्ले भी अल्फोंसे बर्टोलोन ने शुरू करी थी। फिंगरप्रिंट के बाद इनका जो काम था वो काफ़ी स्लो हो गया और एक टाइम के बाद बंद हो गया, लेकिन जो फर्स्ट साइंटिफिक मेथड था, जो फर्स्ट स्टेप था, वो अल्फोंसे बर्टोलोन ने ही लिया था पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, एट अ सीन ऑफ फायर द डेब्रीज कंटेनिंग एक्सेलरेंट्स should be packed in, give the most appropriate answer। यहाँ पे क्यों give the most appropriate answer लिखा है? just to make you confuse, है ना। हम हमेशा जब कभी भी फायर आर्सन का केस होता है तो आप उसे एयर टाइट पेंट कैंस में यूज करते हो, ऑफ कोर्स अनयूज, ऐसा नहीं कि पेंट खाली कर दिया और उस डब्बे में फिर आप पैक कर रहे हो अपने एविडेंसेस, नहीं, आप अनयूज्ड स्टील के या पेंट कैंस आप यूज करते हो ताकि जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी फायर डेब्रीज या आर्सन के प्लेस से आप कलेक्ट कर रहे हो, उसमें अगर कोई गैसेस अभी भी निकल रही हैं, चाहे वो एक्सेलरेंट्स की हो, चाहे वो पेट्रोल की हो, डीजल की हो, कैरोसिन की हो, वो उस स्पेस में ट्रैप हो जाए ताकि आप हेड स्पेस मेथड यूज करके उस एक्सेलरेंट को, उस कैरोसिन पेट्रोल को आइडेंटिफाई कर सको। इसी वजह से हम एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं ताकि हम उस एयर को ट्रैप कर सकें। पेपर बैग्स में आप नहीं कर सकते, प्लास्टिक बैग्स में भी आप नहीं कर सकते, ग्लास बॉटल्स भी सूटेबल नहीं होते, सबसे सूटेबल होते हैं पेंट कैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, पनिशमेंट फॉर रिपीट रेप ऑफेंडर इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 376 IPC। ठीक है, ये कुछ IPC के सेक्शन आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, immediate resistant for the mentally ill person is done under which law? तो ये सेक्शन 23 ऑफ इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 के अंदर स्टेप लिया जाता है। तो याद रखना है कि आपका 100th क्वेश्चन है और आपके NFSU NFAD में टोटल 100 MCQs ही पूछे जाते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन पेपर में फॉरेंसिक साइंस के जितने भी MCQs थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन NFSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड लास्ट मोमेंट को यूटिलाइज कीजिए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल to get all the important lectures, to get all the important information and news from our favorite field of forensic science. Thank you so much everyone for watching. See you guys in the next video with another important topic. Till then, take care. Bye bye.